बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक खौफनाक धमाका हुआ, जिसे मैं अफसोसनाक वाक़या नहीं कहूँगा बल्कि क़यामत सूरा कहूँगा कि वहाँ पर एक इतना बड़ा धमाका मशहद के अंदर हुआ कि जिसमें 70 अफराद शहीद हो गए और 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। और हौलनाक ये धमाका था। जैसे लोगों ने नमाज स्टार्ट की और सजदे में एक हौलनाक धमाका हुआ, जिसमें बेगुनाह लोग कितने शदीद ज़ख्मी हो गए और हलाक शहादतें हो गई। हम लोग गुज़िश्ता 40 साल से मैं कहूँगा कि इसी सूरत हाल में हैं। और हम लोग हमेशा दावा करते हैं कि जी अब ये दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, अब ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, अब दहशतगर्दी वापस आ गए। कैसे वापस आते हैं, कैसे ख़त्म होती है, हमें कुछ नहीं पता लगता। और मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा जी कि वहाँ पर जैसे आपको पहले गैर ज़राए के मुताबिक 70 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं और 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। और उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, वो देना ही चाहिए। आपकी रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया जाए, उनकी दाद रसी की जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये मेन इशू है कि ये दहशतगर्द आ कैसे जाते हैं। अगर हमारी पूरी बाउंड्री 2900 किलोमीटर की बाउंड्री इसके साथ अफ़गानिस्तान के साथ सील है, बाड़ें लगी हुई हैं, और इंडिया के साथ भी जो हमारे ताल्लुकात हैं, हमारा दावा किया जाता है जी कि 1 इंच का दिन रात जो है ना वहाँ पहरा दिया जा रहा है। फिर ये कैसे पेनिट्रेट कर जाते हैं, कैसे अंदर आ जाते हैं। देखो उसके बाद अच्छा, जो सबसे जो मज़ेदार बात ये है कि उसके बाद जो मज़ेख़ेज़ बयान आते हैं ना, वो देख के यानी कि जो एक तो पहले ही आप गम में डूबे होते हैं, फिर वो गम जो है गुस्से में चेंज हो जाता है। कि जी जैसे अभी मैं बयान सुन रहा था जी, हमारे वज़ीर दफ़ा बड़ी माशाल्लाह बड़ी ना अमेजिंग शख्सियत हैं। इन पर भी बात करेंगे कभी कि किस ओहदे पर है कि कैसे कैसे बयान देते हैं। इनका माशाल्लाह जो ना इनका एक पूरा पोस्टमार्टम करना चाहिए इनकी बयानात का। अच्छा, पहले तो आप एक रवायती बयान कि जी वो बंदा वहाँ से चला था, वहाँ पहुँचा, उसने इतनी रोटियाँ वहाँ से खाईं, फिर वॉशरूम गया था, फिर वहाँ से उसने बाइसिकल ली, फिर वहाँ से बाइसिकल इतना किलोमीटर चला जो कि इतने इतने किलोमीटर इतने फुट इतने मीटर बनते हैं। फिर वहाँ से वो फ़लाँ जगह पहुँचा, पेशावर पहुँच गया। फिर वहाँ से उसने गधा गाड़ी ली, गधा गाड़ी से वो जो है ना ऑफ द रोड खेतों खेतों से गुजरता हुआ वो इस्लामाबाद पहुँचा। और 2 दिन पहले वो वहाँ था, वहाँ से उसने जैकेट खरीदी, वहाँ से उसने ये किया वो किया, और फिर कामयाबी से आगे वो मस्जिद में आकर धमाका करता और इतने लोगों को शहीद कर देता है। और बंदे खुदा के अगर आपके पास इतनी मालूमात थी, इसको पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया। ये मालूमात आपको धमाकों के बाद क्यों आती है? ये बेगुनाह लोग मरने के बाद आपको क्यों आती है? आपको पहले आप काबू क्यों नहीं पाते करते? जनाब हमें ये बयान ना सुनाया करें कि जी वहाँ से चला था धमाकों के बाद। जो जब स्ट्रेटजी हो जाती है उसके बाद कि जी वहाँ से चला था, वहाँ आया तो उसने ये किया तो उसने वो किया, जस्ट 2 नंबरी करके अवाम को जो है ना उनका जो जहन किसी और तरफ लगाना, असल इशू की तरफ नहीं लगाना कि हमारी कमज़ोरी कहाँ है, हम कहाँ कमज़ोरी करते हैं, क्या क्या करते हैं, हम कितने नॉन सीरियस लोग हैं, हमारी इंटेलिजेंस जो है कितनी सीरियस है कितनी नहीं है। और हमारे माशाल्लाह ये लीडर हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस अपनी जगह बड़ी अच्छा काम करी होगी, वो दिन रात वो पहरे भी देते हैं और सब कुछ करते हैं। लेकिन इन जो लोगों का ये जो गैर जिम्मेदार सियासतदानों के या किसी के भी जो कोई भी हो, कोई भी अदारे का सरबराह जो भी है करता रहता है, वो इस तरह के बेहुदा बयान दे, मज़ाक़ेज़ बयान दे कि बंदा जो एक रीश और शख्स है वो सर पकड़ पकड़ के बैठे थे। यही हमारे वज़ीर दफ़ा है, यही हमारे होम मिनिस्टर हैं। ये कैसे कैसे लोग हमने पैदा किए हुए हैं माशाल्लाह ना। और बयान उसके बाद आते हैं और एक एक इंच का बताते हैं जी वहाँ से चला था तो वहाँ से पहुँच के कर काम वो कामयाबी से कर गया। ठीक है, उसने अपना जो था मकसद वो उसने पूरा कर लिया बेगुनाह लोगों को शहीद करके। और आप क्या करते हो? आप सिर्फ बयानात के लिए हो। आप सिर्फ ये कौमी असम्बली से इधर से जो फंड लेने और जो आपकी सैलरी है, नाजायज़ सैलरी है 10-15 लाख, और जो पीएई को आपने तबाह किया, आपकी टिकटें फ्री टिकटें। आप दुनिया से कंपेयर करो ना, दुनिया के जो असम्बली में बैठते हैं वो क्या सैलरी लेते हैं, उनकी क्या मराहत है। वो अपना एक ही पेन अपने अपने पास से पे करते हैं, उनको उस पर टैक्स भी देते हैं। वो आप सारी चीज़ें मुफ्त और काम ज़ीरो, सिर्फ बयानात। आइंदा से आपका ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप सॉलिड चीज़ बताएं और हमें वो ये बताया करें कि जी हम इतने लोग आ रहे थे, हमने उनको पकड़ लिया, वो ये करना चाहते थे। देखो वो भी सॉलिड, टेबल स्टोरी नहीं। ख्वाजा असद साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ,
इंशाल्लाह आपसे बात होगी, आप और मैं प्रोग्राम करूँगा कि आप जो कितने गैर ज़िम्मेदाराना बयान देते हो आप, या किस किस्म के लोग हम लोगों के पल्ले पड़ गए ना। अच्छा, दूसरी टॉपिक आते हैं। आज एक और टॉपिक था कि जी माशाल्लाह जो हमारा T20 वर्ल्ड कप है, जिसको हमारी पहले ही जो है ना हमारी भी स्टेक पर लगी हुई है, माली मफादात भी स्टेक पर लगे हुए हैं। और आज जो हमारी जो मैंने टीम की कारकर्दगी देखी है नीदरलैंड के खिलाफ पहले मैच में, बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं है, ना बॉलिंग के लिहाज से, ना ही फील्डिंग के लिहाज से, और ना ही बैटिंग के लिहाज से। जिस दौर का मैं क्रिकेटर हूँ, जिस लोगों के साथ मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, और जिस लोगों के साथ जिन लोगों की मैंने रिपोर्टिंग की है, ये बैटिंग का मेयार, फील्डिंग का मेयार और बॉलिंग का मेयार तो बिल्कुल वो है ही नहीं। जिस दौर का मैं हूँ, सपोज मैंने होश संभाला था जब ज़हीर अब्बास, सुनील गावस्कर, आसिफ इकबाल और दुनिया के एलन बॉर्डर, विवियन रिचर्ड, गैरी सोबर मुझसे पहले के हैं, डेनिस हेन्स, गॉर्डन ग्रीनिश। मैं उस दौर का बंदा हूँ, ठीक है। वो मेरा मेरा कह लेंगे जी मेरा बचपन था। उसके बाद आगे जब जवान हुए तो आए, देखा बॉलिंग में वसीम अकरम, वकार यूनुस को देखा, इमरान खान को देखा, डेनिस लिली को देखा, रिचर्ड हेल्डी को देखा, बैटिंग में ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, इंजमाम, तेंदुलकर, ब्रायन लारा, ये लोग देखे। इस मेयार के जो है ना वो बैटिंग देखी। अब ये जो बैटिंग है शाहिद अफरीदी स्टाइल की, ये मुझे ये बैटिंग कभी समझ नहीं आई। आप जैसे मर्जी, ठीक है, T20 में आपने हार्ड हिटिंग करनी होती है, लेकिन फिर भी टेक्निकल ही करनी होती है। मुझे कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आया था कि इस पूरी जितने भी बैट्समैन आए हैं, कोई ऐसी कोई किसी ने एक आधी शॉट शायद खेल ली हो। एक स्ट्रेट ड्राइव थी, मुझे याद नहीं किस बैट्समैन की थी, एक आधी उसने करवट ड्राइव अच्छी खेली, लेकिन जिसने हुक पुल किया, जिसने वो आगे निकल कर एक्स्ट्रा करवट हिट करने की कोशिश की, जिसमें बाबर आजम भी शामिल हैं, कोई बैटिंग का मेयार नहीं था। इस बैटिंग के साथ अल्लाह करे, दुआ है कि हम लोग सेमीफाइनल में फाइनल में पहुँचे, फाइनल जीतें भी। लेकिन जो अभी तक की कारकर्दगी है, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। आप देखें, आप ऑलमोस्ट मैच लूज़ कर रहे थे। अगर फ़हीम मुशर्रफ के 3 छक्के और उसके देकर चौके ना लगते तो आप तो गए थे पहले ही मैच में। और जो जैसे हमारा प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया के साथ, उनकी उनकी जो डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट हम खड़े हुए हैं, तो आपको पता है मीडिया ने आपका क्या हाल करना था। अल्हम्दुलिल्लाह हम मैच जीत गए, और ये होता है, ठीक है। लेकिन बैटिंग का मेयार और बॉलिंग का मेयार कुछ नहीं लग रहा था। जो इब्तदाई जो बैट्समैन थे उसके नीदरलैंड के, जिस तरह वो शाहिद अफरीदी को पहले 1-2 ओवर में खेले हैं, बड़े ईजी ले रहे थे। वो खड़े खड़े उसको हुक पुल कर रहे हैं, और जिससे लगता था उनको बहुत टाइम मिल रहा है ये हुक करने के लिए, पुल करने के लिए। तो जिससे यही अंदिया मिलता है कि जी के शाहीन अफरीदी की जो बॉलिंग में वो पेस नज़र नहीं आ रही, वो मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। और दूसरा ये भी सुना कि उस पर उन्होंने कोई घास जो है, सूखी घास भी फेंकी थी, तो उसे तो बहुत ज़्यादा स्किड होना चाहिए था, लेकिन वो ताज़ी तेज़ी नज़र नहीं आई। हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि जो यंगस्टर है, कौन सा लड़का, ज़मान, जो थोड़ा सा काइंड ऑफ बॉलिंग करता है, जो श्रीलंका मैं ना ही भूल गया, मंगला शंगला सम लाइक दैट एनी हाउ। तो वो बड़ा अच्छा बॉलर है, उसको शामिल नहीं किया। वो ही इज़ वेरी गुड बॉलर, तो उसको शामिल करना चाहिए था। उसका मोहम्मद आसिफ ने कहा और दुनिया के और लोगों ने भी कहा कि जी बड़ा अच्छा बॉलर है। वसीम अकरम वहाँ है, उनको थोड़ा सा इनको बॉलिंग पर जो है ना तवज्जो देनी है, एडवाइस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, कैसे बॉलिंग करना चाहिए। हमारे काफ़ी रिटायर्ड जो सीनियर प्लेयर वहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं T20। पाकिस्तान का इंडिया के ख़िलाफ़ खेलने से इनकार। तो ये इशू तो सबको पता है, चला हुआ है, ठीक है। अब ये है कि जो मेरी तवक्को के मुताबिक अब दुनिया के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू हो गए हैं। आपने पहले भी मैंने प्रोग्राम किया था जी, नासिर हुसैन भी सामने आ गए, मार्क बुशर भी सामने आ गए, जो अपना आथर जो कप्तान थे इंग्लैंड के, आथर टन, वो भी सामने आ गए, ठीक है। इस तरह वेस्ट इंडीज़ जो प्लेयर थे, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरी याददाश्त जा रही है आई हैव नो आइडिया। क्रिस गेल, वो भी उन्होंने आवाज़ उठाई इंडिया के एटीट्यूड की वजह से। और भी दुनिया के कई प्लेयर हैं वो आसा आसा सामने आ रहे हैं, और उनको आना चाहिए। जितने भी सब, स्पेशली जो
साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से जो न्यूजीलैंड से जो प्लेयर हैं उनको आना चाहिए, इनको इंडिया को एक्सपोज करना चाहिए। वो कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, ये सिलसिला स्टार्ट हो गई। बस पाकिस्तान ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, इंशाल्लाह सब लोग आगे सामने आएंगे। और जिस तरह के वो इंकशाफात कर रहे हैं, आई थिंक इंडिया के लिए ये जो है ना बहुत बड़ा अंदिया है कि वो खुद को अभी से संभाल ले, खुद को अपना एटीट्यूड ठीक कर ले और दुनिया के साथ, क्रिकेट की दुनिया के साथ बराबरी की सतह पर चले। ये जो आपका हरदर्मी वाला रवैया है जो आपने क्रिकेट में सियासत को आप लोग लेकर आए और अब नहीं लाए, पिछले 20-25-30 साल से आप कर रहे हैं। आप शारजा कब से ही काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तब भी आपने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से शारजा में इनकार कर दिया था और मुख्तलिफ मौके आप करते रहे हैं। आप हर जगह चीटिंग करते रहे हैं। जब बिग 3 का प्रॉब्लम हुआ तो आपने पाकिस्तान को उस समय भी जो है ना वो गोली कराई कि जी कि हम आपके साथ नेक्स्ट 6 ईयर में आपके साथ इतनी टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे, इतने वनडे खेलेंगे, इतने हम T20 खेलेंगे। और फिर आपने बुनियाद रखी जी कि जी हमारी गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम पाकिस्तान में जाके कोई बिलेटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे। तो ये स्टार्ट आपने किया। आप इससे पहले भी कर चुके थे, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ों से आप सारा कुछ करते रहे हैं, सारा गन डालते रहे हैं। तो अब आपको फेस करना पड़ रहा है। तो अब आपके अगेंस्ट लोग भी देखें, अब इंडिया में आवाज़ें उठ रही हैं। सुनील गावस्कर में इन्वर्टेड कॉमा में बात की, अज़हरुद्दीन ने भी की, इवन के कपल थे थोड़ा सा वो करें अपनी गवर्नमेंट को, अपने क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट, लेकिन इन बिटवीन वो भी यही कहना चाह रहे हैं जी इक्वली चलें और पाकिस्तान को साथ लेकर चलें। पाकिस्तान के बगैर दुनिया की क्रिकेट नहीं है, स्पेशली इंडिया की क्रिकेट बिल्कुल नहीं है। तो ये आपको होश के नाखून लेने पड़ेंगे। आप अपना एटीट्यूड ठीक करेंगे तो आप भी सर्वाइव करेंगे, आप भी क्रिकेट में रहेंगे। नहीं तो अगर आप पाकिस्तान तो क्रिकेट की आपने कोशिश कर ली 10-15 साल की, जिसको कैसे बाय रखना है, लेकिन बाय नहीं कर सके आप। अब आपकी बारी आने वाली है। आप जैसे अब आपको क्या, मैं जाना नहीं चाह रहा थोड़ा सा और डिफरेंट वे पर। आप दुनिया में जहाँ भी आप इतना ही मैं रिसर्च करूँगा, बात करूँगा कि आप जितने ही गूगल पे चले जाएं और दुनिया की कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जितनी यूरोपियन कंट्री हैं, वेस्टर्न कंट्री हैं, नॉर्थ अमेरिका की कंट्री हैं, आप वहाँ देखने जहाँ पर हमारे हमसाये के लोग गए हैं, वहाँ क्राइम रेशो बड़ी है। और वहाँ चेक कर लें आप, सबसे ज़्यादा क्राइम में कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अब किसी दौर में कुछ और लोग होते थे उन पर, लेकिन आपसे पिछले 8-10 साल से और अब तक सब में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लोग किस कंट्री के जो माइग्रेट के आते हैं इन कंट्री में, वो सबसे ज़्यादा क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि वो इनका जो काइंड ऑफ सेटअप है माशाल्लाह हमारे हमसाया मुल्क का, कि वहाँ पर सम हो उनका ऐसा उनका जो है ना आई डोंट नो ब्रेन वॉश है या माइंड सेट है कि जी हमने पैसे कमाने हैं बाय हुक एंड क्रुक। जैसे मर्जी पैसे मिलें, अपनी इज्जत बेच के मिलें, अपनी डिग्निटी बेच के मिलें, हमने बाय हुक एंड क्रुक पैसे कमाने हैं। हम उसके लिए वो दुनिया का हर बुरा काम करने भी तैयार हैं, दुनिया का हर क्राइम करने के तैयार हैं। और क्या मैं डिटेल में जाऊं, तो हम तो यहाँ फेस कर रहे हैं कनाडा में कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। गाड़ियाँ चोरी, ट्रक चोरी, बैंक करप्सी यानी बैंक फ्रॉड, घरों को तोड़ना, वहाँ पे चोरियाँ करनी, डकैतियाँ करनी, मर्डर, फायरिंग, दुनिया कोई ऐसा क्राइम नहीं जो ये लोग नहीं कर रहे। तो सम हो ये अपना माइंड सेट लेकर वहाँ अपनी कंट्री से, होमलैंड कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। तो वहाँ पर जब उनको इनमें माशाल्लाह कई ना लोग बड़े हार्ड वर्कर भी हैं, इनमें कई लोग बहुत हार्ड वर्कर भी हैं, लेकिन जो ऐसा लगता है जैसे मेजॉरिटी वो करप्ट है। और वो जो अपना कैनेडियन गवर्नमेंट 5 लाख से लेकर 1 मिलियन जो है ना इमिग्रेंट्स जो के नजायज़ तरीके से आए थे, ज़्यादा तादाद हमारे हमसाया मुल्क के लोगों की थी, उनको वापस भेज दिया गया। जहाज़ भर भर के वापस जा रहे हैं, डिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो वहाँ हम अंदाज़ा लगाएं। और यहाँ पर ये हमारी यहाँ पर जो पार्लियामेंट में हॉट टॉपिक है, हर तीसरे चौथे में पूछा था, ये आप कितने बंदे हमें बताएं, कितने बंदे वापस गए हैं, जो नहीं गए वो कहाँ हैं, आपने को पकड़ा कि नहीं पकड़ा कहाँ रखा है, सारी डिटेल। वो एक बड़ा हॉट इशू बना हुआ है यहाँ पर ना। तो आज इतनी काफ़ी है, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।